अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि कौम ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया तो तब्दीली बरसों में नहीं हफ्तों में आएगी। हक पर हैं तो जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। लंदन से CEC इजलास से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इज्जत ना हो तो कौन सी और कैसी सियासत। मियां साहब ने छोटे भाई की तारीफ भी कर दी। बोले शहबाज शरीफ ने जुर्रत का मुजाहरा किया। जो कुछ हमारे बच्चों के साथ हो रहा है वो तारीख का स्याह रवैया है। नवाज शरीफ का नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ऑनलाइन खिताब। कहा कौम ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया तो तब्दीली बरसों में नहीं हफ्तों में आएगी। इलेक्शन में धांधली कबूल नहीं। अगर हम आपस पर हैं फिर मेरा ख्याल है कि हमें कोई तामुल नहीं होना चाहिए, कोई हेजिटेशन या तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या पाकिस्तान में मैं पूछता था कि जो कुछ हो रहा है वो सही, और इलेक्शनों में बात हो रही थी कि क्या इलेक्शन में जो धांधली हुई है वो सही, उसको मान लें हम। मेरा तो कभी इसको नहीं करता। कोई इंसान का जरूरी भी होता है, कोई इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप और कठपुतली करार दिया। आज तो हम अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर अपनों की गुलामी में आ गए। हम कोई फ्री सिटीजन तो नहीं है। आज आप पूछिए अपने आप से, आप पूछिए जरा, पूछ के देखें आप जिस पार्लियामेंट के मेंबर बड़े मुझे लोगों से पता लगता रहता है कि वहाँ उस पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। दूसरे लोग हैं वो आके ये डायरेक्शन देते हैं कि हाँ आज एजेंडा ये होगा, इस बिल पे ये वोटिंग होगी और फलां कल ये होगा, मेरी फलां बिल को मंजूर करे, फलां बिल को देखे। समझता हूँ कि ये बहुत जो है ना वो है सोचने वाली बातें ये। नवाज शरीफ का कहना था कि वो शहबाज शरीफ के साथ सलूक पर दुखी हैं। उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहिरा किया। जो कुछ हो रहा है उससे हमारे जज्बात और बढ़े हैं। हम अपनी जिद्दोजहद मजीद तेज करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर ने नवाज शरीफ की तकरीरों को अदालती नज़ायर और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर को इंटरव्यू में बाबर अवान ने कहा नाअहल शख्स रियासती इदारों से मुलाकात के लिए कैसे गाइडलाइन दे सकता है। नवाज शरीफ और नून लीग दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मियां साहब की इज्जत इसी में है कि वापस आ जाएं। ये दावा भी किया कि शहबाज शरीफ ने खुद गिरफ्तारी दी है क्योंकि वो बड़े भाई का एजेंडा लेकर सड़कों पर नहीं आना चाहते। एक और लीग्स आने वाली है जिसमें इन सब के नाम आएंगे। नवाज शरीफ की जितनी भी तकारीर हैं वो पाकिस्तान के अदालती नज़ायर और 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसके भी खिलाफ है। एक ऐसा शख्स जिसके सियासत में पाबंदी है वो कैसे लोगों को ये कह सकता है कि आप रियासती इदारों के साथ इस तरह से मिलेंगे और इस तरह नहीं जाएंगे। सर्कुलर 29 जो जारी किया है मावराए आईन भी है और मावराए कानून भी है। उसको जारी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जो नवाज शरीफ भी हैं और उनकी पार्टी भी है। और दूसरा ये है कि वो आके बताएं कि उनका लीडर शहबाज शरीफ है या वो लीडर नवाज शरीफ है। अगर नवाज शरीफ है तो वो पार्टी कालादम हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें बाद में आती हैं। पहली बात ये आती है कि ये वो कौन लोग हैं जो मोदी की जुबान बोल रहे हैं। सर्कुलर 29 में लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। ये जो कोर कमांडर है जरा देख लीजिए, एक तो है इसहाक डार नवाज शरीफ का, दूसरा हसन, तीसरा है हुसैन साहब और फिर सलमान है। ये सारे के सारे अदालती मफरूर हैं। पाकिस्तान की बका की जंग अगर लड़नी है तो एक बाइज्जत ऑप्शन नवाज शरीफ साहब के जरिए कि खुद वापस आए। दूसरा रियासत के पास ये ऑप्शन है कि एक्सट्रेडिशन की कार्रवाई हो। दो को वापस नहीं भेजा जा सकता। असाइलम सीकर को वो टाइम लगता है उस पर। दूसरा वो शख्स जिसको सजाए मौत दी जानी हो। ये दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करते तो क्यों वापस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ को मिली हुई थी जमानत उन्होंने खुद विड्रॉ कर ली, इसलिए वो गिरफ्तार हो गए। तो ये फरमाइशी गिरफ्तारी हुई। उसकी वजह कि वो नवाज शरीफ के एजेंडे के ऊपर चल के सड़क पे नहीं जाना चाहते, इसलिए वो जाके किसी जगह और जगह बैठ गए। अभी तो एक और लीक्स आ रहे हैं, फिन लीक्स का, उनको आप तो उसमें भी तो नाम आएंगे।
नवाज शरीफ ने एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट अदालत के सामने पेश कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म के तर्ज अमल को शर्मनाक करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, नवाज शरीफ जानते हैं वो पूरे सिस्टम को शिकस्त देकर बाहर गए, लंदन में बैठकर अपने मुल्क और हुकूमत पर हंसते होंगे। अदालत ने इश्तिहारी करार देने से पहले कौंसिल अताशी का बयान रिकॉर्ड करने का फैसला कर लिया है। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। नवाज शरीफ का वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से फिर इनकार। हसन नवाज के सेक्रेटरी के फोन करने पर कौंसिल अताशी दूसरी बार एवनफील्ड अपार्टमेंट गए मगर वारंट की तामील ना हो सकी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश। अदालत ने साबिक वजीर आजम के तर्ज अमल को शर्मनाक करार दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ को पता है वो पूरे निजाम को शिकस्त देकर बैरून मुल्क गए। बाहर बैठकर वो इस मुल्क पर, विफाकी हुकूमत पर और अवाम पर हंसते होंगे। साबिक वजीर आजम सोचते होंगे, देखो ये कैसा सिस्टम है जो मुझसे हार गया। ये सब शर्मनाक है। जितना वक्त नवाज शरीफ के वारंट पर लग चुका, ये अदालत दीगर साइलिन को सुन सकती थी। विफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए आइंदा किसी को बाहर जाने देना है या नहीं। नायब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नवाज शरीफ जानबूझकर रूपोश हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल उठाया, जो शख्स पूरी कौम से टीवी पर खिताब करता है क्या उसे हम रूपोश कह सकते हैं? अदालत ने वाजे किया कि तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए जाएंगे ताकि कल नवाज शरीफ ये न कहें उन्हें पता ही नहीं था या अदालती कार्रवाई शफाफ नहीं थी। वारंट की तामीर के लिए जाने वाले कौंसिल अताशी अब्दुल हनान की 7 अक्टूबर को वीडियो लिंक पर गवाही रिकॉर्ड करने का फैसला, इश्तिहारी करार देने का फैसला उसके बाद होगा। सुहेल रशीद, सामा, इस्लामाबाद। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की। ना रिपोर्ट्स भेजी, ना बात करने पर राजी हुए। ऐसा कहना है वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का। बोली, अगर नवाज शरीफ का लंदन में इलाज नहीं हो रहा तो वापस आ जाएं, इलाज यहाँ हो जाएगा। वज़ीर आज़म कह चुके हैं अगर नवाज शरीफ ना आए तो उन्हें ज़बरदस्ती लाया जाएगा। जब नवाज शरीफ साहब आए थे हमारे पास तो उनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफरा डायग्नोज हुआ था। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी। वैसे तो हमारे ट्रीटमेंट से जब मैं उनको मिलने गई थी तो काफ़ी वो खुश थे। उन्होंने करवाया कि मैं अपने मालिक से बात करूँगा, देन ही अप्लाइड फॉर गोइंग अब्रॉड। इंसानी हमदर्दी के तहत एक बंदे को बाहर जाने दिया। उनकी हमारे साथ कमिटमेंट थी कि मैं आपको रेगुलरली रिपोर्ट्स भेजूंगा। वहाँ जाके उन्होंने वादा खिलाफी की, ना उन्होंने रिपोर्टें भिजवाई, ना वो बात करने को तैयार थे। अगर तौसीह मांग रहे हैं उनके बेल की तो रिपोर्टें आएंगी तो हम आपको तौसीह दे सकेंगे। यकीनन उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। तो माशाल्लाह आपको पता है उन्होंने सियासी गुफ्तगू शरीफ भी शुरू कर दी है। फिट यू शुड कम बैक। खान साहब ने तो कहा वापस तशरीफ ले आए, वरना फिर हमें बुलवाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और अगर आपका इलाज वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ की जी कोविड हो गया तो वापस आ जाओ। साढ़े को कोविड के हालात बहुत अच्छे ने पाकिस्तान में। और सूबाई वज़ीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पकड़े जाने की सबसे ज़्यादा खुशी मरियम सफदर को हुई है। अब नून और शीन लीग की अदम मौजूदगी में मीम लीग खुलकर अपना खेल खेल रही है। नवाज शरीफ की तकरीर ने शहबाज शरीफ की 2 साल की मेहनत को खाक में मिला दिया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त आले शरीफ का और नून लीग का ये नारा है कि हमारा वो इमाम है, करप्शन जिसका काम है। शायद खान अब्बासी साहब पकड़े जाएंगे, उन्हें ये खलीफा का दर्जा दे देंगे। शीन लीग के अंदर होने की सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को हुई है तो वो बेगम सफदर अवान साहिबा को और मीम लीग को हुई है। ना शीन लीग है, ना नून लीग है, अब मीम लीग है। मीम लीग खेलेगी, जितना खेलेगी उतना इस पार्टी का और अपने खानदान का बेड़ा गर्क है। पहले मीम लीग के रास्ते में थोड़ी सी रुकावट थी कि शीन लीग जो है ना वो थोड़े से मामलात के अंदर उनको रोक के रखती थी, और उसकी इज्जत और वकार का जनाजा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीम लीग ने निकाल दिया। उसने कहा कि मेरे और नवाज शरीफ साहब के बयानिए को संभालना, उसका भार, उसका बोझ उठाना वो हर किसी के बस की बात नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं है। ये एहतजाज करें, ये यूएनओ के पास जाएं, ये दुनिया के किसी फोरम पे चले जाएं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इनको एनआर होनी दे। एपीसी में 2 सालों की जो मेहनत थी शीन लीग की, 1 घंटे की नवाज शरीफ की तकरीर ने उनके 2 सालों का धड़न तख्ता करके रख दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी में पेशी। एमडी मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तैनाती से मुतालिक 1 घंटे तक पूछगछ की गई।
लीगी रहनुमा ने मामले को सियासी इंजीनियरिंग करार देते हुए कहा कि इनकी सारी तैनातियां गलत है तो चेयरमैन नैब की तैनाती का केस भी बना दिया। इस्लामाबाद से अब्दुल तनोली रिपोर्ट करेंगे। साबिक एमडी मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तैनाती का मामला, सजाद खोखर के एहसासों में कैसे इजाफा हुआ। नैब रावलपिंडी की तलबी पर शाहिद खाकान अब्बासी तफ्तीशी टीम के सामने पेश, 1 घंटे तक पूछगछ। एमडी की तैनाती समेत दीगर मामलात पर सवालात। शाहिद खाकान ने तहकीकाती टीम को मुतलका रिकॉर्ड पेश कर दिया। बयान कलम बंद कराने के दौरान नैब टीम ने सवाल पूछना शुरू किए तो लीगी रहनुमा ने तहरीरी सवालनामे पर इसरार किया। मौकफ अपनाया कि सजाद खोखर की तैनाती तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक की गई थी। पेशी के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नैब कार्रवाइयों को सियासी इंतकाम करार दे दिया। बोले नैब का मकसद सियासतदानों की बेइज्जती करना है। सबसे बड़ा मसला नैब के लिए ये है कि वो पीएमडीसी की 6 साल की पहले अपॉइंटमेंट ढूंढे कि कैसे हुई और क्यों हुई। जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा। मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो नैब के हिसाब से गलत है। कौमी एहतसाब ब्यूरो शाहिद खाकान के खिलाफ पहले भी LNG समेत 2 रेफरेंसेस दायर कर चुका है। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम से नैब ऑफिस में पूछगछ, 2000 से 2020 तक जलसों, दौरों और आमदन और अखराजात की तफसीलात मांग ली। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। लीगी ओहदेदार नैब के रडार पर, नवाज लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम की नैब खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में हाजिरी, 20 साल के आमदन और अखराजात के बारे में पूछगछ, जाते जाते सवालनामा भी थमा दिया। सवालनामा आगे दिया गया है कि 2000 से 2020 तक कितने जलसे किए और इस पर कितने अखराजात है, वो भी आप बताए कि एक जलसे की किस पर कितनी कुर्सियां लगी और कितने अखराजात हुए। लीगी रहनुमा ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और इल्जाम लगाया कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। साहब हो तो लोग देखते हैं कि चोर तो दंदनाते फिरते और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है वो जेलों के अंदर है। तो हमारी जुर्म क्या है, गुनाह क्या है और इससे मुल्क को क्या मिलना है, क्या हासिल होना है, इससे दुख होता है। अमीर मकाम की पेशी पर लीगी कारकुनों ने सड़क पर टायर जलाकर एहतिजाज किया। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। गिरफ्तारी से पहले जमानत कानून का रास्ता रोकती है। हुकूक सिर्फ मुल्जिमान के नहीं, मुतासिरा फरीक और रियासत के भी होते हैं। ये रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ने गैस चोरी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान दिए। इस केस में फैक्ट्री मालिकान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी गईं। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। जमानत कबल गिरफ्तारी मुलजिम का हक है, ना ही इसका कानून में कोई तस्वुर। ये तो सिर्फ एक खुसूसी रियायत है जो जस्टिस कार्नेलियस ने बेगुनाहों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए मुतारिफ कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपए की गैस चोरी करने वाले फैक्ट्री मालिकान की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। लाहौर पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। दुराने समाज जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि जमानत कबल गिरफ्तारी कानून का रास्ता रोकती है। हर जगह मुल्जिमान के कानूनी हुकूक की बात की जाती है। मुतासरा फरीक और रियासत के भी इतने ही हुकूक होते हैं जितने मुल्जिमान के। गैस चोरी कभी भी महकमे की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। कोई अनाड़ी शख्स हाई प्रेशर लाइन में पाइप लगाने की कोशिश करे तो पूरे इलाके में ही आग लग जाए। सरकारी वकील ने मौकफ अपनाया कि मुल्जिमान रियाज हारून और सलमान रियाज ने 2015 में बागबानपुरा लाहौर में वाक़िया अपनी आइस फैक्ट्री का गैस कनेक्शन खत्म करवा दिया था और 5 साल से चोरी की गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ को सिंध में बड़ा धचका। सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं इस्तीफा कबूल करना या ना करना इमरान खान की सवाबदीद है, लेकिन गैस बहरान पर अपने मौक़िफ़ पर कायम हो। संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे। इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। जुबान से निकली बात तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी ने जज्बात में 18 सितंबर को जो बात की उस पर आज भी कायम हैं। पार्टी के चेयरमैन के पास है, वो उनकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन मैंने हायर मॉडल ग्राउंड लेते हुए, अपनी गलती का एहसास करते हुए मैंने वो रेजिग्नेशन भेजा था। फिरदौस शमीम नकवी के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा उसी रोज दे दिया था। कबूल करना या न करना पार्टी चेयरमैन की सवाबदीद है। हम समझते हैं कि कराची के गैस के इशूज, बिजली के इशूज दोनों को रिजॉल्व होना चाहिए। इससे कि कराची इस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है
और इस शहर के लोगों ने जिस तरह पीटीआई का साथ दिया है, पीटीआई को अब डिलीवर करना है उनकी उम्मीद है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी अपने बयान पर माजरत भी कर चुके हैं, लेकिन उनका इस्तीफा अब तक कबूल नहीं किया गया। कराची की तरह अंदरूने सिंध के लिए भी तरक्याती पैकेज लाएंगे। गवर्नर सिंध ने खुशखबरी सुना दी। कहा अपोजिशन जमातें मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही हैं। कोई कुछ भी कर ले, वजीर आजम किसी को एनआरओ नहीं देंगे। वो सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची का पैकेज भी बहुत बड़ा पैकेज का अनाउंस किया गया है। वजीर आजम अंदरून सिंध का भी एक इसी तरह का पैकेज डिजाइन कर रहे हैं और सोच रहे हैं, और जल्द इंशाल्लाह अंदरून सिंध का दौरा भी करेंगे। जो ऑपोजिशन एक पैनिक कर रही है, वो सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए एक वो मुल्क में एक अनारकी फैलाने की सूरत में है। ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि वजीर आजम इमरान खान किसी को भी किसी सूरत में एनआरओ नहीं देंगे। एहतसाब का अमल सख्त होता है, उससे सबको गुजरना पड़ता है, और जिसने मुल्क में चोरी की है, माल खाया है, जिस मुल्क का माल लूटा है, उसे हिसाब देना पड़ेगा। ये जब भी गवर्नर राज की बातें होती हैं, गवर्नर को छोड़ के होती हैं। आप लोगों से मुझे पता चलता है गवर्नर राज लगने जा रहा है, गवर्नर को तो नहीं पता होता। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ भी अंडर कंसिडरेशन है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोरोना ने कराची में फिर खतरे की घंटी बजा दी। शहर कायद में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में 365 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुआविन खुसूसी सेहत ने शहर में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना एसओपीज में नरमी और शहरियों की बेहतियाती। कराची में वायरस की दूसरी इनिंग शुरू। रोजाना सामने आने वाले केसेस की तादाद में अचानक इजाफा हो गया। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। शहर कायद में बढ़ते कोरोना केसेस पर तशवीश। बताया गया कि 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 747 नए केसेस सामने आए, जिनमें निस्फ से ज्यादा 365 केसेस कराची से रिपोर्ट हुए। NCOC ने वायरस के फैलाव को खतरनाक करार दे दिया। विफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं, कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर ही फैसले किए जाते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में हर एक रोज इस चीज़ का तज्जिया होता है कि कितने केसेस हुए, जो केसेस हुए वो कहाँ पे हैं और उसका परसेंटेज क्या है, और उस हिसाब से फिर फैसले किए जाते हैं। NCOC इजलास में मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कराची में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ के साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। सेक्रेटरी सेहत सिंध का कहना था कि कोरोना को रोकने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। कोरोना फिर से सर उठाने लगा। फैसलाबाद में एक ही खानदान के 10 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत ने मुतासरा इलाके में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के लिए मरासला लिख दिया। उस्मान सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। मूजी मर्ज की फिर से यलगार। फैसलाबाद में कोरोना के मरीज सामने आने लगे। मदीना टाउन में एक ही खानदान के 10 अफराद का कोरोना मस्बत आ गया। मुतासिर होने वालों में 5 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। महकमा सेहत ने फौरी एक्शन लेते हुए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के लिए डिप्टी कमिश्नर को मरासला लिख दिया। ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं कॉन्टैक्ट सैंपल्स के अंदर, जिसमें एक ही फैमिली के जो हैं वो रिलेटिव्स जो हैं 10 के करीब जो लोग हैं वो पॉजिटिव आए हैं। हम तकरीबन 10 दिन के लिए जो है ना क्वारंटाइन डिक्लेयर करेंगे और उनको आइसोलेशन में रखेंगे, ताकि ये केसेस जो हैं वो बाहर कम्युनिटी में ना आ सकें। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन बराए कोरोना के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 35 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना के फिर से बढ़ते केसेस पर शहरी भी परेशान हैं। अच्छी खबर नहीं है ये तो हम सब लोगों को एहतियात करनी चाहिए भाईजान। ये तो जैसे भी पढ़े लिखे हों, चाहे वो कोई अनपढ़ लोग, सबका जैसा भी होना सबको एहतियात करनी चाहिए। इस मौजी मरज से बचाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में भी कोरोना के 7 मरीज सामने आए हैं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। अब आपको बताएंगे सिंध काबीना के बड़े फैसले। तमाम स्कूल अक्टूबर से मुकम्मल फ़ीस लेने के पाबंद होंगे। स्कूल इंतज़ामिया को 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक 80% फ़ीस वसूल करना होगी। प्राइमरी स्कूल्स खुले रखने या बंद करने का फैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। काबीना ने सुई सदन को नई लाइन बिछाने के लिए ज़मीन देने की भी मंजूरी दे दी। संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे।
ना करते बिलाखिर सिंध हुकूमत मान गई। सूबाई काबीना की अहम बैठक में बड़े फैसले कर लिए गए। सुई सदर्न गैस कंपनी को नई गैस लाइन बिछाने के लिए जमीन देने की मंजूरी दे दी गई। SSGC ने मलिर, जामशोरो और ठट्टा में पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन अलॉट करने की दरख्वास्त की थी। काबीना में इत्तफाक किया गया कि LNG किसी सूरत नहीं लेंगे। सिंध गैस पैदा करता है, उसे कुदरती गैस ही फराहम की जाए। राइट ऑफ वे का मसला हल हो चुका। आज कैबिनेट ने भी अप्रूवल दिया, लेकिन दोबारा दोहरा दो कि उस लाइन का डालने का जो राइट ऑफ वे उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो जो आयशा गैस फील्ड और दूसरी गैस फील्ड थी उसको ऑलरेडी हम दे चुके हैं। सिंध काबीना ने 1 अक्टूबर से विद होल्डिंग टैक्स की कलेक्शन दोबारा शुरू करने का फैसला भी कर लिया। तमाम शर्त आयद की कि FBR बराह रास्त कोई कटौती नहीं करेगा। 1 अक्टूबर से वो टैक्स हम रिकवर करना शुरू करेंगे। लेकिन जो हमारे पैसे हैं, इन्होंने 5 अरब रुपए तो माने हैं, लेकिन जो मजीद ऊपर उसके अमाउंट था उसका अभी तक इशू रहता है। सिंध काबीना ने स्कूलों से मुतालिक अहम फैसला किया। इंतजामिया 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक 80% फीस वसूल करने की पाबंद होगी। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से प्राइमरी स्कूलों से मुतालिक फैसला अगले हफ्ते किया जाएगा। अगला एक हफ्ता जो है हम फिगर्स को, नंबर्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। उसके बाद इस हवाले से फैसला किया जाएगा। जितने भी स्कूल्स हैं वो 20% फी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 20% फीस नहीं ले पाएंगे। 1 अक्टूबर से वो अपनी कंप्लीट फीस ले पाएंगे। हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में शहीद और जख्मी होने वालों के लिए मुआवजे की मंजूरी भी दे दी। शोहदा के खानदान से एक फर्द को नौकरी भी दी जाएगी, जबकि ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले 7 अहलकारों को बतौर इनाम 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। संजय साधवानी, समा, कराची। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की रिटायरमेंट से कबल GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात की। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी को GHQ पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नेवल चीफ ने यादगार शौदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ ने शानदार करियर पर अमीरुल बहर की तारीफ की। आर्मी चीफ ने PMA लॉन्ग कोर्स के वेटनर्स ने भी GHQ में मुलाकात की। सिपा सालार ने सीनियर अफसरान के कायदाना किरदार और कुर्बानियों को सराहा। रिटायर्ड अफसरों ने दरपेश सिक्योरिटी सूरत हाल और चैलेंजेस पर अपनी राय भी दी। बाबरी मस्जिद को मंसूबा बंदी के तहत शहीद नहीं किया गया। लखनऊ की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। जज सुरेंद्र कुमार ने LK अडवाणी, मनोहर जोशी, उमा भारती समेत तमाम 32 मरकजी मुल्जिमान को बरी कर दिया। बाबरी मस्जिद गिराने में मुलव्विस किरदारों की बरियत भारतीय निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान ने भारतीय अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दुनिया पर साबित हो गया कि हिंदुत्व सोच से मुतासर भारतीय अदलिया ने इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। भारतीय अदलिया भी इंतहा पसंद मोदी हुकूमत की सोच के जेर असर। लखनऊ की खसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद गिराने के जिम्मेदारों को बरी करके साबित कर दिया। पाकिस्तान की भारतीय अदालत के फैसले की शदीद मुजम्मत, हुक्मनामे को शर्मनाक करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बाबरी मस्जिद गिराने में मुलव्विस किरदारों की बरियत भारतीय निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमांचा है। पहले बाबरी मस्जिद को शहीद करके BJP के जेर क़यादत फिरका वाराना तशद्दुद किया गया। अब अदालती फैसले से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। तर्जुमान कहते हैं, दुनिया पर साबित हो गया कि हिंदुत्व सोच से मुतासिर भारतीय अदलिया ने इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया। 1992 में अयोध्या में सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। BJP की रख यात्रा घनौने मंसूबे के तहत हिंदू राय आमा को भड़काने के लिए की गई। इंतहा पसंद जत्थों के हमलों में हजारों अफराद हलाक हो गए थे। भारतीय अदलिया को इस मुजरिमाना फेल का फैसला करने में तकरीबन 3 दहाइयां लगीं, जो बराह रास्त टेलीविजन पर नशर किया गया था। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों को निशाना बनाना नई बात नहीं। आलमी बरादरी इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत से इस्लामी सकाफती विरसे और अक़लियतों के मजहबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। आगे बढ़ेंगे। 1 अक्टूबर से पेट्रोल महंगा नहीं होगा। डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें भी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर। 1 अक्टूबर को पेट्रोल महंगा होगा, मट्टी का तेल और न ही लाइट डीजल। हुकूमत का तीनों मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 40 पैसे सस्ता कर दिया गया।
वजीर आजम ऑफिस के एलामिया के मुताबिक आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे, मिट्टी का तेल 56 रुपए 29 पैसे और लाइट डीजल 62 रुपए 86 पैसे में ही मिलेगा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 40 पैसे सस्ता होने के बाद नई कीमत 104 रुपए फी लीटर हो गई है, जिसका इतलाक रात 12 बजे से होगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का वर्किंग पेपर गुज़श्ता रोज हुकूमत को इरसाल किया था, जिसमें कीमतों में 2 रुपए तक कमी करने या मौजूदा कीमतें बरकरार रखने की तजावीज़ शामिल थी। ECC ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के लिए गोल्डन हैंडशेक प्लान की मंजूरी दे दी। 19 अरब 65 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। गैस मीटर्स का माहाना रेंट दुगना कर दिया गया। अब आपको बताएं, एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $30 करोड़ कर्ज देगा। रकम कैपिटल मार्केट्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने पाकिस्तान को $30 करोड़ कर्ज देने का एलामिया जारी कर दिया। कर्ज मुआहदे की दस्तावेजात पर सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर और ADB डायरेक्टर ने दस्तखत किए। रकम कैपिटल मार्केट्स के तरक्याती प्रोग्राम और सरमायाकारी पर खर्च होगी। वजीर बराए इक़्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार ने कहा कि सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके मुयस्सर आएंगे। एक मुर्गा और 5 मुर्गियां सिर्फ 1050 रुपए में। वजीर आजम के इस घरेलू मंसूबे को अवाम ने बेहतरीन करार दे दिया। रिपोर्ट करेंगे सैयद फारूक हसन बुखारी। मुर्गियां पाल हो जा खुशहाल। अटक में कुरानदाजी के जरिए कम आमदनी वाले तबके को मुर्गियां दी गईं। हम आज 300 के करीब यूनिट तकसीम कर रहे हैं अटक में, और 50 यूनिट हजरों में और 50 हसनबाग में तकसीम कर रहे हैं। 300 यूनिट्स हमारे और आएंगे 1 या 2 तारीख को। फिर हम बाकी जो जान पिंडी गेब और फतेहजंग में उसको तकसीम करेंगे। शहरियों का कहना है कि इससे पोल्ट्री बिजनेस को फ़रोग़ हासिल होगा। वज़ीर आज़म को बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, गरीबों का फ़ायदा हो रहा है इसमें। हम भी इसी हवाले से आए हैं मुर्गियाँ लेने के लिए, तो चलो हमें भी फ़ायदा होगा। थोड़ी सस्ती मिलती हैं यहाँ, 1-1.5 महीने बाद ये अंडे देना शुरू कर देते हैं। मुर्गियाँ ख़रीदने के लिए आने वाले कहते हैं कि अंडों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक मुर्गियों की सेहतमंद खुराक का भी इंतज़ाम करे। खुराक भी महंगी, हर चीज़ महंगी है, तो ये जब बीमार होती हैं तो इस तरह जिस तरह ये जानवरों के लिए अस्पताल है, तो ये परिंदों का भी होना चाहिए जो घर में जाके हम लोग कॉल करें तो आके वैक्सीन कर दें। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म के खुशहाल प्रोग्राम के तहत घरेलू मुर्गबानी के फ़रोग़ से न सिर्फ रोज़गार मुहैया होगा बल्कि ग़ज़ाई कमी भी दूर होगी। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। आगे बढ़ते हैं। पुलिस प्रोटोकॉल में गैर मुल्की शराब की स्मगलिंग का मामला। कस्टम हुकाम ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में पीपल्स पार्टी के MNA रोशन जुनेजो के बेटे गयासुद्दीन जुनेजो का भी जिक्र किया गया है। कस्टम हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की शराब के कंटेनर को पुलिस प्रोटोकॉल में मुंतकिल किया जा रहा था। संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे। सिंध पुलिस के बाद पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों में भी काली भेड़ों का इंकिशाफ। पाकिस्तान कस्टम ने गैर मुल्की शराब के धंधे का बड़ा पर्दा चाक कर दिया। हैदराबाद टूल प्लाजे पर शराब की हजारों बोतलें पकड़ी गई, जिसे पुलिस प्रोटोकॉल में लाया जा रहा था। कस्टम हुकाम की मदयत में दर्ज मुकदमे में जाले MNA रोशन जनेजो के बेटे गयासुद्दीन जनेजो का भी जिक्र किया गया है। रोशन जनेजो का बेटा पहले भी शराब मंगवाता रहा। कस्टम हुकाम के मुताबिक शराब की बोतलों से लदे कंटेनर्स के साथ एक सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ी भी थी। वाक़ये में मुलविस मुल्जिम की तलाश जारी है। 10 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की शराब को ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया जाता था। दूसरी जानिब कोस्ट गार्ड ने भी कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के करीब कामयाब कार्रवाई की, जहां लॉन्च से भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब की 2872 बोतलें बरामद हुई। गैर मुल्की शराब अंदरून मुल्क स्मगल हो रही थी, जिसकी मालियत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। गुज़श्ता रात कराची के इलाके गुलबर्ग में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई। मशकूक गाड़ी के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 एहलकार रुके तो मुल्जिमान ने गाड़ी से बाहर निकलकर फायरिंग कर दी, जिससे एक एहलकार अरसलान पेट में गोली लगने से जख्मी हो गया। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए सफ़ेद गाड़ी में फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान बंगले में डकैती के लिए आए थे। पुलिस को जाए वकुआ से गोलियों के 19 खोल और गोलियां मिली।
कराची से खबर है, नॉर्थ कराची में डाकुओं ने जनरल स्टोर पर खड़े सेल्समैन को लूट लिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर यहाँ पर आ गई। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली ने हमें ज्वाइन किया। शाहनवाज, बताइएगा मनासिर तो नाजरीन मुलाहिजा करें, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? कोई मुकदमा दर्ज किया गया, कुछ पता चल सका कौन लोग थे ये? देखिए, ऐसा लगता है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। शहर में पहले बच्चों की वारदातों की फुटेज आती थी, अब एक बुजुर्ग शहरी की फुटेज सामने आई है। ये वारदात जो है नॉर्थ कराची के जनरल स्टोर के बाहर पेश आई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमने हासिल की है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक 1.5 उम्र बुजुर्ग शहरी है, एक सेलमैन जो उसके जनरल स्टोर के बाहर खड़ा होता है, उसके पास आता है, पहले असला दिखाने का नाटक करता है और उससे जो सेलमैन से सारी जो नकदी और कैश है उसकी जेब से निकलवा कर वहाँ से आसानी फरार हो जाता है। जो इलाका मकी है वो कहते हैं कि इसमें की वारदातें मुतादिद ये बुजुर्ग शहरी कर चुका है। शाहनवाज, आपका बेहद शुक्रिया। नवाब ऑफ जूनागढ़ ने भारत का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। तकसीम हिंदुस्तान की दर्दनाक दास्तान दुनिया के सामने रख दी। कहा कि अगर भारत रेफरेंडम का इतना ही हिमायती है तो कश्मीर में रेफरेंडम कराए। मैं इस वक्त हिंदुस्तान का असली चेहरा बेनकाब करना चाह रहा हूँ। कराची में ताजिर के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने रिश्वत मांगने वाले इंस्पेक्टर को धर लिया। ताजिर भी हिरासत में है। पुलिस हुकाम के मुताबिक इंस्पेक्टर SIU सदर अशरफ अवान ने ताजिर की अहलिया से रिश्वत के तौर पर रकम तलब की थी। अहलिया ने 15 को इतला दी कि उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है और तावान मांगा जा रहा है। पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि ताजिर को अगवा नहीं किया गया, बल्कि केस में मफरूर होने पर गिरफ्तार किया गया है। ताजिर से रिश्वत मांगने पर इंस्पेक्टर अशरफ अवान को 3 समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में 45 साला शख्स के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल सगे बेटे निकले, जिन्होंने मुसलसल रोक टोक पर वालिद को कत्ल किया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। बुरे कामों से ममानियत और रोक टोक नाखलफ औलाद से बर्दाश्त न हुई। मामूली वजह पर बेटों ने बाप को कत्ल कर दिया। चंद रोज कबल कहना के इलाके में रफीक नामी 45 साला शख्स को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। बेटों ने नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का ड्रामा रचाया, लेकिन तफ्तीश में भांडा फूट गया। पुलिस ने 2 हफ्ते में केस हल कर लिया। इसके 2 बेटे उसामा, जुहैब और एक उनका साथी, उसको पुलिस इंटरोगेट जब कर लेती है तो वो दौरान तफ्तीश वो कन्फेस कराते हैं कि उन्होंने अपने वालिद मोहम्मद रफ़ीक को अपने साथी के साथ मिलके राइफल के थ्रू फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल के बेटों उसामा और जुहैब ने दोस्त से राइफल लेकर इंतहाई कदम उठाया था। तीनों मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर से ही खबर शामिल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में जज्बाती मनासिर। मां ने अपने 5 बच्चे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। बच्चे बिलक बिलक कर मां से लिपटते रहे, लेकिन वो उन्हें छोड़कर चली गई। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। कमसिन बच्चों की वालदा के साथ जाने की जिद, लेकिन मां का दिल मोम ना हुआ। नारोवाल की अनम ने खाविंद पर हरासा करने का मुकदमा दर्ज करा रखा था। हाई कोर्ट में समात पर खाविंद बच्चों को भी साथ लाया। खातून ने शौहर के साथ जाने और बच्चों को रखने से इनकार कर दिया। खातून बच्चों को दूर हटाती रही, लेकिन वो मां का दामन छोड़ने को तैयार न थे। आखिरकार खातून अपना पल्लू जबरदस्ती छुड़ाकर चली गई। एक बच्चा मां के पीछे दूर तक भागता रहा। पुलिस एहलकारों ने बिलाखिर बच्चों को फुफ्फी के साथ भिजवा दिया। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। और अभी आपको ये खबर दें कि BRT के बाद रावलपिंडी की मेट्रो बस के इंजन में भी आग लग गई। आग लगने का वाकया कैसे पेश आया, इस मुतालिक अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सदाकत अली से। सदाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रहमानाबाद से फैजाबाद मेट्रो बस सर्विस जा रही थी कि अचानक मेट्रो बस के इंजन में जो है वो आग बढ़ उठी, जिसको फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने वहां पर पहुंचकर इंजन में लगी हुई आग पर काबू पा लिया। ताहम इसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और गाड़ी को जो है वो ट्रैक से हटा दिया गया है और उसकी जगह दूसरी गाड़ी मंगवा कर मुसाफिरों को आगे सफर पर रवाना कर दिया गया है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया सदाकत। हर साल पाकिस्तान से सालाना औसतन 37 बिलियन एकड़ फीट पानी बहिरा अरब में जा गिरता है, जो पाकिस्तान के बड़े डैमों से भी कई गुना ज़्यादा है।
इस साल ये पानी 50 मिलियन एकड़ फीट तक जाया होगा। इस्लामाबाद से देखिए आबिद अली की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की आबी जरूरियात को पूरा करने वाले दो बड़े डैम तरबेला और मंगला, दोनों में पानी का जखीरा 13 मिलियन एकड़ फुट से भी कम, मगर इससे दुगना से भी जायद पानी यानी 37 मिलियन एकड़ फुट हर साल जाया हो जाता है। इस दफा इसी बारिशी पानी का कितना नुकसान होगा ये भी जान लीजिए। 37 MF आप जाया नॉर्मल करते हैं और इस दफा आप प्रोबेबली 50 को क्रॉस कर जाएंगे। इस साल 2010 के बाद मॉनसून बारिशें 100 मिलीमीटर तक ज्यादा रिकॉर्ड की गयी। जरूरत के मुताबिक डैम न होने से जहां एक तरफ पानी जाया हो रहा है, वहीं सैलाब की सूरत में पानी मैदानी इलाकों में मुल्की मुआशरत को भी डुबो रहा है। पंजाब के साउथ से लेके फिर आप अरेबियन सी तक देखें तो उसमें आपके पास ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड है, जिसकी वजह से अगर पानी थोड़ा सा भी ज्यादा आता है, वो बेड से बाहर निकलता है, तो आगे जरी जमीन है उसको वो खराब करती है। गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में 91 मिलियन एकड़ फीट 50 मिलियन एकड़ फीट से जायद पानी सैलाब की सूरत में तबाही मचाने के बाद समुंदर में गिरकर जाया हो चुका। आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।